वर्तमान से सामना करना आसान नहीं होता। समय ऐसे खेल दिखाता है कि भविष्य की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और भूतकाल में क्या किया क्या नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तब डटकर सामना करने के अलावा सिर्फ एक रास्ता बचता है, पलायन का। लेकिन सच्चे योद्धा अपने प्राण दे देते हैं, पलायन कभी नहीं करते। अधीश सामंत के महल से लौट आया था। उसे वहां जाकर बहुत अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की उसे जरूरत ही नहीं थी। बस अतिरिक्त सामान की तरह उसे बेमन से रख लिया गया है। सामंत ने अधीश को अगले दिन आने का कह दिया था। अगले दिन वे अपने सभी सुरक्षा अधिकारियों की एक सभा बुलाने वाले थे। वहां जाकर अधीश को इतना बुरा लगा था कि वो चाहकर भी सामंत से ये नहीं पूछ पाया कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत उस पर टूट पड़ी है। वापस अपने ठिकाने पर लौट कर आया तो उसने पाया सारे तंबू उखाड़े जा रहे हैं। क्या हुआ बलदेव काका, क्या हम लोग फिर कहीं जा रहे हैं? अधीश ने पुराने सेवक बलदेव से पूछा। नहीं भैया जी, दरअसल विश्वा जी ने सबके रहने के लिए जगह का प्रबंध कर लिया है, तो सब वहीं जा रहे हैं, बलदेव ने बताया। विश्वा और माधव देव को नगर में घूमते फिरते पता चला कि एक पुराना महल बिकाऊ है। वे जाकर उसे देख आए। महल ठीक ठाक हालत में था और कीमत भी कम ही थी, तो तुरंत मूल चुकाकर खरीद लिया गया। सभी लोग वहीं चले गए थे। अधीश बलदेव के साथ गया। अधीश ने देखा सभी लोग वहां काफी खुश लग रहे थे। देवयानी और माधवी सारे महल की सफाई करवा रही थी और उसे सजा रही थी। नौकरों को आदेश देती वे दोनों जैसे अपने पुराने रूप में लौट आई थी। देवयानी को तो अधीश ने कई दिनों के बाद इतना प्रसन्न देखा था। विश्वा ने अधीश को देखते ही अपने पास बुला लिया। कैसा लग रहा है ये महल? काफी बड़ा है, हम सब आराम से रह सकते हैं। हाँ पिताजी, अब चिंता कुछ कम हुई, अधीश बोला। उसे इस बात की खुशी हुई थी कि उन्हें एक अच्छा घर मिल गया और अब कम से कम रहने की जगह के लिए सामंत का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। क्या बात हुई सामंत से? विश्वा ने पूछा। अभी तो कोई बात ठीक से नहीं हुई, कल सभा बुलाई गई है, तब पता चलेगा, अधीश बोला। उसके चेहरे से ही उसके मन की उदासी का पता चल रहा था। विश्वा थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर बोले, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं, और अधीश को अपने साथ ले गए। कमरा देखकर अधीश को कुछ अच्छा लगा, फिर वो आराम करने चला गया। अगले दिन निश्चित समय पर सभा आरंभ हुई। सभा में सभी रक्षक शामिल हुए थे। उन सबको उनका काम और महल में कहां उनकी स्थिति होगी, यही सब समझाया गया। जब सभी लोग चले गए तो अधीश ने सीधे ही सामंत से पूछ लिया, सामंत रणधीर, क्या आप मुझे बताएंगे कि किस तरह का संकट आने वाला है जिसकी इतने जोर शोर से तैयारी चल रही है? संग्राम ने अधीश को खा जाने वाली नजरों से घूरा। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली समझता था। उसके हिसाब से तो उसके पिता बेकार में ही चिंता कर रहे थे। लेकिन सामंत रणधीर सच में डरे हुए लग रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अधीश को बता दिया। लंबी कहानी है। हमारे पड़ोसी नगर में एक सामंत हुआ करते थे, सामंत कालवर्ष। एक युद्ध के समय उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। उसके बाद फिर मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब की बार मैंने उन्हें पकड़ लिया और राजधानी ले गया। राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अब उनका पुत्र त्रिकाल कई सालों बाद लौटा है, एक मांत्रिक बनकर। उसने मुझे एक धमकी भरा पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि वो अपने पिता की मौत का बदला मुझसे और मेरे परिवार से लेगा। और पत्र में त्रिकाल ने अपने आने की तिथि भी लिखी है। अब उसके आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। सामंत के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। और मांत्रिक भी ऐसा वैसा नहीं है, काल विजय का शिष्य। कई साल उसने काल विजय से शिक्षा ली है, एक वृद्ध आचार्य बोले। अधीश को याद आया, ये वृद्ध कल भी यहां उपस्थित थे। काल विजय, ये नाम अधीश पहली बार नहीं सुन रहा था। उसे याद आया, अश्लेषा और भैरव दत्त भी तो काल विजय के ही शिष्य थे। अधीश आचार्य को ध्यान से देखने लगा और अपने मन को एकाग्र कर उनके बारे में पता लगाने लगा। बच्चे, अपने मन की शक्ति का उपयोग कर इस तरह किसी और के मन में झांकना अच्छी बात नहीं है।
वृद्ध आचार्य मुस्कुराते हुए बोले और अधीश झेप गया। इनसे मिलो अधीश, ये हमारे कुलगुरु हैं, आचार्य कश्यप। सामंत ने अधीश का उन आचार्य से परिचय कराते हुए कहा। अधीश ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम आचार्य, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आदत ही ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं बच्चे, आचार्य फिर मुस्कुराए। उनको देखकर अधीश को अचानक ही अधिपति कैलाश की याद आ गई। आचार्य जिस तरह से अधीश की ओर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में एक खालीपन है, कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो वे छिपा रहे हैं। अधीश ने अब अपनी नजरें झुका ली। पिताजी, मैं अब भी कह रहा हूं, इतने लोगों को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संग्राम बीच में बोल पड़ा। अधीश को उसका बीच में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने जल्दी से सामंत से जाने की आज्ञा मांग ली, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, सुप्रिया उसे मिल गई। अरे क्या आप भी पिताजी के रक्षक दल में शामिल हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। उसकी निश्चल हंसी देखकर अधीश उसके भाई का डंक भूल गया। जी हां, अब मैं भी यहां एक सेवक हूं, उसने भी हंसकर उत्तर दिया। अच्छा, तो आप एक तात्विक या मांत्रिक, आपको तलवार चलाना आता है? सुप्रिया एक साथ कई प्रश्न पूछ लेती थी। जी, मैं एक मांत्रिक। अभी अधीश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुप्रिया बोल पड़ी। अच्छा, तो क्या आप मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे? और इसके साथ ही उसने अपनी तलवार निकाल ली। अधीश के पास हां कहने के सिवा कोई चारा न था, लेकिन अधीश को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सुप्रिया काफी अच्छी तरह तलवार चलाना जानती थी। इसके अलावा उसके पास अग्नि सिद्धि भी थी। आपको पता है, संग्राम भैया ने मुझे तलवार चलाना सिखाया है। वे बहुत बहादुर हैं। उन्होंने अकेले ही एक हिम दैत्य को मारा है, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सुप्रिया तलवार चलाते समय भी बोलती बंद नहीं करती थी। अच्छा, तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, अधीश ने कहा। क्या आपकी कोई बहन या भाई है? उसने पूछा। हाँ, मेरी एक बहन है देवयानी। उसका गुस्सा तुम्हारे भाई से भी ज्यादा खतरनाक है। अधीश को भी अब उससे बातें करने में मजा आने लगा। फिर तो सुप्रिया ने देवयानी के बारे में सब कुछ पूछ लिया। अच्छा, आप मुझे उनसे मिलने ले चलेंगे? वो बोली। हाँ जरूर, लेकिन अब मुझे घर जाना है, तुम भी जाकर आराम करो, अधीश ने कहा और वहां से चला आया। इसके बाद तो सुप्रिया रोज ही थोड़ी देर अधीश के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करने लगी। अब तक अधीश भी सब कुछ अच्छी तरह जान गया था। आखिरकार वे 15 दिन भी बीत गए और त्रिकाल का बताया हुआ दिन आ गया। अधीश सुबह से ही सामंत के महल में था। जगह जगह रक्षक छिप गए थे। उनमें से ज्यादातर उत्तम श्रेणी के तात्विक ही थे। दोपहर हो गई थी। अधीश, संग्राम, सामंत, रणधीर और आचार्य कश्यप चारों ऊपर वाले बड़े कमरे में बैठे हुए थे। उस कमरे की सुरक्षा में सबसे अधिक रक्षक तैनात थे। तभी सुप्रिया भी वहां आ गई। मैंने तुम्हें इधर उधर घूमने से मना किया है ना? संग्राम ने उसे डांटते हुए कहा। मैं तो पिताजी से मिलने आई हूं। वो सहम गई थी, फिर अपने पिता से सटकर बैठ गई। सामंत उस कमरे में सबसे दूर एक सुरक्षित जगह पर बैठे थे। धम! अचानक कहीं से बहुत तेज आवाज आई। संग्राम दौड़कर देखने गया। सामंत समेत सभी रक्षक चौकन्ने हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो लौट कर आया। क्या हुआ? कौन है? सामंत ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं पिताजी, कुछ घोड़े खुल गए थे, वही दौड़ने लगे थे। बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। अभी सभी को पकड़कर वापस बांध दिया गया है। संग्राम ने बताया तो सामंत की जान में जान आई। अच्छा, मुझे लगा कि इससे पहले वो कुछ कहता। आचार्य कश्यप बोले, त्रिकाल आ गया। सभी लोग चौंक कर उन्हें देखने लगे। कुछ ही क्षणों में खिड़की से एक आकृति ने प्रवेश किया। वो त्रिकाल था। सामंत की सांस फिर अटक गई। सामंत रणधीर कैसा लग रहा है अपनी मौत को सामने देखकर? त्रिकाल जोर जोर से हंस रहा था। वो आवाज उसी ने की थी। घोड़े घबराकर भागने लगे थे और इस तरह अफरा तफरी में छिपे हुए रक्षक बाहर निकल आए थे, जिन्हें त्रिकाल ने निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया था। बकवास मत कर त्रिकाल, मौत से तो तू अपनी मिलने आया है। संग्राम चीखा। वो तो अब समय ही बताएगा
कौन कितना बड़ा वीर है जो त्रिकाल को हरा दे। त्रिकाल फिर हंसा। तेरा कायर पिता ठीक इसी जगह अपने घुटनों पर बैठा मेरे पिताजी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, दया की भीख मांग रहा था। अब उसी कायर पिता का कायर पुत्र आया है और मुझे धमकी दे रहा है। संग्राम गुस्से से लाल हो गया था। न मेरे पिताजी कायर थे और ना मैं कायर हूं, और कौन कितना बड़ा वीर है ये तो अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर त्रिकाल ने मंत्र पढ़ने के लिए हाथ ऊंचे किए। संग्राम उससे सामना करने के लिए आगे बढ़ा। आग का एक गोला संग्राम के सामने आया। संग्राम ने तेजी से उसे अपनी बर्फीली तलवार से काट दिया। संग्राम एक जल सिद्धि धारक योद्धा था। उसने अभ्यास कर अपना स्तर बहुत ऊंचा उठा लिया था। अब वो पानी को नियंत्रित कर बर्फ बना सकता था। अधीश ये देख रहा था। उसने इतना कुशल जल तात्विक पहली बार देखा था। फिर संग्राम ने अपनी तलवार लहराई। उसकी तलवार आम तलवारों से आकार में बहुत बड़ी थी। संग्राम भी काफी लंबा चौड़ा था। छोटे कद का दुबला पतला त्रिकाल उसके सामने बच्चा लग रहा था और उसकी आकृति कुछ धुंधली सी भी दिखाई देती थी। जैसे ही संग्राम ने वार किया, वो बहुत तेजी से उसके सामने से हटकर दूसरी जगह खड़ा हो गया। संग्राम का वार खाली चला गया। अधीश सामंत के ठीक पीछे खड़ा था। अब उसकी समझ में आया त्रिकाल के पास वायु मंत्र है और इसलिए उसकी आकृति ऐसी दिखाई देती है। त्रिकाल ने फिर आग का गोला संग्राम की ओर उछाला। वो पिछले वाले से कई गुना बड़ा था। संग्राम पीछे हट गया। बर्फ की एक दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। आग का गोला उस दीवार से जा टकराया। संग्राम गुस्से में जोर से चिल्लाया। उसकी तलवार और बड़ी हो गई। उसने एक भरपूर वार त्रिकाल पर किया। त्रिकाल के आसपास मिट्टी की एक दीवार सी खड़ी हो गई और संग्राम का वार खाली चला गया। अधीश देख रहा था कि त्रिकाल एक बहुत ही उच्च स्तर का तात्विक है। अग्नि और वायु के साथ साथ पृथ्वी मंत्र भी उसके पास है। सभी लोग वास्तव में उसे बहुत कम आंक रहे थे। अब अधीश समझ चुका था कि त्रिकाल को हराना संग्राम के वश की बात नहीं है। करते हुए 3 गोले अचानक कहीं से आए और दीवार से टकरा गए। अधीश ने देखा ये आचार्य कश्यप थे। तो आप भी यही हैं आचार्य जी? क्यों जीवन के आखिरी दिनों में इस झगड़े में पड़ रहे हैं? ये मेरे और सामंत रणधीर के बीच का मामला है जिसे मैं आज सुलझा के ही जाऊंगा, त्रिकाल बोला। अचानक संग्राम ने फिर उस पर हमला कर दिया, लेकिन त्रिकाल बहुत तेज था। वो उस जगह से हट गया और आग का बहुत बड़ा गोला संग्राम की तलवार से जाकर टकरा गया। संग्राम की तलवार उसके हाथ से छूट गई और हाथ झुलस गया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि जलने से उसे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर भी वो खाली हाथ ही त्रिकाल पर झपट पड़ा। त्रिकाल ने वायु मंत्र पढ़ा और संग्राम एक धक्के के साथ कमरे के आखिरी कोने में जा गिरा। संग्राम को देखकर अधीश को जयवीर की याद आ गई। वो तो संग्राम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तात्विक था, लेकिन अधीश जैसे नए मांत्रिक के सामने भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया था। फिर त्रिकाल तो काल विजय का शिष्य है। त्रिकाल फिर उस पर वार करने जा रहा था कि आचार्य कश्यप ने आग के गोले से त्रिकाल पर हमला कर दिया। अब वे दोनों आमने सामने थे। अधीश पहली बार 2 इतने कुशल मांत्रिकों को आमने सामने देख रहा था। यह युद्ध वास्तव में बहुत भयानक होने वाला था। वहां उपस्थित सभी लोगों का पूरा ध्यान उन्हीं दोनों पर था। संग्राम एक कोने में घायल पड़ा है, इस बात पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। आचार्य कश्यप के आग के गोले आकार में छोटे थे, लेकिन उनकी गति काफी तेज थी। इतनी तेज कि उनसे बचने के लिए त्रिकाल, जो कि वायु की गति से पलक झपकते ही एक से दूसरी जगह चला जाता था, उसे भी मौका नहीं मिला और बचने के लिए जमीन पर झुकना पड़ा। आचार्य का वार उसने बचा लिया था। अचानक वो फिर खड़ा हुआ और दोनों हाथ ऊपर उठाए। तभी कमरे में घना अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना घना और अजीब सा था कि अधीश अपने मन को एकाग्र भी नहीं कर पा रहा था। त्रिकाल तो जैसे गायब ही हो गया था। यह उसकी कौन सी चाल थी? क्या आज त्रिकाल अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।